आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जो शुरू से अंत तक सिर्फ गुड फील देगी और कुछ भी नहीं। एक छोटा लड़का दूर दराज के गांव में रहता है। यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। इन कम रिसोर्सेज वाली जगह में रहते हुए भी उसके अंदर का छोटा सा साइंटिस्ट कई इन्वेंशंस करने में लगा होता है। इसे मैप्स और ड्राइंग्स बनाना भी बहुत ही पसंद है, लेकिन इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उसे कई तरह के दुख भी हैं। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स, उसकी दीदी, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी एक दिन उसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन से कॉल आता है। उसके बनाए हुए एक मशीन को साइंस का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है और उस अवार्ड को लेने के लिए उसे लगभग 1000 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट जाना होगा। अब 10 साल का ये लड़का उस अवार्ड को लेने के लिए अकेले एक एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है, बिना किसी को बताए। इस सफर में वो कैसे मजेदार और चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरता है और आखिर में हुआ क्या, ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे मूवी सिलेक्शन के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो चलिए तैयार हो जाइए आज की मूवी के लिए, जिसका नाम है द यंग एंड प्रेस्टिजियस टी.एस. स्पॉइट। बाकी दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी की शुरुआत में हरियाली से भरपूर अमेरिका का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां बहुत कम परिवार रहते हैं। उनमें से एक परिवार है मूवी के हीरो टी.एस. स्पॉइट का। नाम जरा मुश्किल है, इसलिए हम इस चुटकू को टी.एस. कहेंगे। टी.एस. की वॉइस ओवर में ये कहानी होती है शुरू। इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम लेटन है। दोनों मिलकर मजे से खेल रहे होते हैं। लेटन एक बड़ी मशीन पर बैठकर काउबॉय की तरह घोड़ा चला रहा होता है और नीचे से अपना हीरो ऐसे पोज दो वैसे बैठो करके उसकी फोटो खींच रहा होता है। फिर टीएस बताता है कि गांव से एक ट्रेन गुजरती है और उस ट्रेन की टाइमिंग्स मैं बखूबी जानता हूँ। फिर वो बताता है कि लिटन को एडवेंचर बहुत ही पसंद है और वो बड़ा होकर काउबॉय ही बनना चाहता है, ताकि हर वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर नई नई जगह पर घूमे। दरअसल इन दोनों के पिता भी काउबॉय हैं और यही कारण है कि पापा को लिटन बहुत ज्यादा पसंद है। उसके कहने पर पापा ने ये सीसो बना कर दिया, लेकिन टीएस को अपने भाई से कोई शिकायत नहीं होती कि पापा इसे ही पसंद करते हैं। वो तो मजे से लिटन के साथ खेलता है। लिटन अपने टॉय गन से हर जगह शूट करता रहता है। अब टीएस को दिखाते हैं जो अपनी इमेजिनेशन में ननचक चला रहा होता है, तलवार से खेल रहा होता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो बताता है कि दोस्तों असल में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो कुछ और ही है। अब एक साल पहले का सीन दिखाते हैं। एक साइंस म्यूजियम का डायरेक्टर साइंस स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है, जिसमें वो एक ऐसी थ्योरेटिकल मशीन के बारे में बताता है जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी के लगातार काम कर सकती है। हालांकि रियल में ऐसी कोई मशीन बन ही नहीं सकती। उनके बीच टीएस जाकर बैठता है। दरअसल आइंस्टीन की थ्योरी बताती है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसीलिए ऐसी कोई मशीन बन ही नहीं सकती। लेकिन कई 100 सालों से साइंटिस्ट लगातार इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश में लगे हैं और आज तक कई ऐसी मशीन बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अब उन बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप में से कोई ऐसी मशीन तैयार कर सकता है। सभी चुप बैठे होते हैं कि जब नहीं बन सकती तो हम कैसे बना पाएंगे। लेकिन टीएस उनका चैलेंज स्वीकार करता है और कहता है कि ऐसी मशीन मैं बनाऊंगा। और यहाँ मूवी का टाइटल डालकर मूवी होती है शुरू। एक दिन टीएस और उसकी दीदी घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी फोन बजता है तो टीएस उठकर जाता है, पर इतने में रिंग रुक जाती है और टीएस अपनी ड्राइंग को एक जगह रख देता है। तभी अचानक दरवाजा खोलकर उसकी माँ बाहर आती है और अपनी बेटी को एक बड़ा सा कीड़ा पकड़ा देती है। टीएस की माँ एक एंटोमोलॉजिस्ट है, यानी कि कीड़ों पर रिसर्च करने वाली। वो कहती है कि बेटी इसे पकड़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीड़ा है। तो बेटी पूछती है वैसे कॉल किसका था। तब जाकर माँ बताती है कि कोई टीएस को पूछ रहा था, पता नहीं कौन था। अब ये सुनकर टीएस सोचता है कि इस घर में मेरे कीड़े जितनी भी औकात नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने ये भी नहीं कहा कि टीएस तुम्हारे लिए कोई फोन आया है, इसलिए वो ऐसा सोचता है। वो गुस्से में फोन उठाने जाता है, लेकिन फोन तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक तो किचन से होकर जाना, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग रास्ता है, या फिर पीछे के रास्ते, लेकिन वो बहुत ही गंदा है। तीसरा रास्ता है पापा का कमरा, मैं तो उसी रास्ते जाऊंगा। इस तरह लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देकर वो पापा के कमरे में पहुंच जाता है। ये तो लगभग एक म्यूजियम की तरह दिखता है, क्योंकि पापा एक काउबॉय हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ की पुरानी चीजें उठाकर लेके आते हैं। वो कहता है कि मुझे यही रास्ता पसंद है, यहाँ की हर चीज मेरे अंदर एक नई फीलिंग और नया इमोशंस जगाती है। इस तरह ये नवाब साहब बड़ों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए अंदर जाते हैं और रिसीवर उठाते हैं। एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन की हेड जिसका नाम मिस जिप्सन है, वो पूछती है क्या हम साइंटिस्ट टीएस से बात कर सकते हैं। ओ मिस्टर टीएस यानी मेरे पापा, अभी बुलाता हूँ। ये कहकर वो दूर जाकर खड़ा होता है और शूज की आवाजें करते हुए फोन के पास जाकर उगारी आवाज में बात करता है। लेकिन वो पहचान जाती है और कहती है बेटा मजाक मत करो, पापा को बुलाओ। वो मैडम जी पापा ना वो क्या है कि दांत साफ कर रहे हैं, अभी आपको उनसे जो कहना है मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। तब वो बताती है कि दरअसल आपने जिस मैग्नेटिक व्हील यानी परपेचुअल मोशन वाली मशीन का आविष्कार किया जो बिना किसी फोर्स के खुद ही चलती रहेगी, उसके लिए हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं। इसलिए हमारी 150th एनिवर्सरी पर आपको आकर एक छोटा सा स्पीच देना होगा और फिर वो अवार्ड आपको दिया जाएगा।
जाएगा। ये सुनकर तो टीएस के तोते उड़ जाते हैं और कहता है कि मैडम मुझे स्कूल में छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे आऊंगा? बेटा तुम नहीं, तुम्हारे पापा। यस मिस, ये कहकर वो कॉल काट देता है। दरअसल टीएस ने ही वो मशीन बनाकर उसका ब्लूप्रिंट उन्हें भेजा था, लेकिन वो लोग टीएस को बड़ा आदमी समझकर बातें कर रहे थे। वो नहीं जानते कि ये तो कोई चुटकू सा है। अब टीएस परेशान है क्योंकि वो घर वालों को कैसे बताए कि उसे इतना बड़ा अवार्ड मिला है। बताया भी तो वो विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसे अवार्ड फंक्शन के लिए उतनी दूर लेके जाएंगे। लेकिन वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता। वो घुमा फिराकर अपनी दीदी शर्ले को बताता है कि मेरे काम को न्यूयॉर्क के एक बड़े साइंटिस्ट ने देखा और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। शर्ले तो चिढ़ जाती है क्योंकि वो बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो इस गांव से बाहर नहीं निकल पाई। वो कहती है तुझे न्यूयॉर्क जाना है? अबे सपने देखना बंद कर और जाकर खेल। फिर टीएस अपने पापा के बारे में बताता है। पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं। एक दिन शर्ली ने पूछा कि आप अपने कमरे का म्यूजियम हटाकर मेरे लिए एक नया कमरा क्यों नहीं बना लेते पापा? पापा ठहरे गाँव आए। उन्हें ऐसा गुस्सा आया कि अगर उनके हाथ में गन होती तो वो शर्ली को उड़ा देते। उस दिन उन्होंने अपने हाथों से ग्लास को दबाकर तोड़ दिया। और माँ से तो आप मिल ही चुके हैं, पता नहीं ने कीड़े मकोड़े में ऐसा क्या नजर आता है जो उनसे इतना प्यार करती है। कीड़ों की लाइफ, कुल, गोत्र, राशि, नक्षत्र सब कुछ जानने की कोशिश करती है। पता नहीं क्या प्यार है उनसे। और जब ये रिसर्च में डूब जाती हैं तो खाना तो जरूर जल जाता है। आज तो टोस्टर ही जला दिए। और ये था मेरा बड़ा भाई लिटन जो सबका लाडला था। मुझे तो सभी सेकंड हैंड कार की तरह समझते थे। अब आप पूछेंगे कि अब लिटन कहाँ पर है? एक साल पहले तो वो टॉय गन से खेल रहा था। दरअसल एक साल पहले वो टॉय गन से खेल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टॉय गन नहीं, पापा का असली गन है। टॉय समझकर उसने खुद को शूट कर लिया और मर गया। मैं उसके पास ही खड़ा था और उसका शूटिंग रेंज मेजर कर रहा था। ये बात मेरे परिवार के अलावा और किसी को नहीं पता है। ये बताते हुए टीएस बहुत दुखी हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि टीएस अपने स्कूल में है और उसका साइंस टीचर टेस्ट पेपर्स दे रहा है। वो टीएस को बहुत डांटता है क्योंकि उसने ड्राइंग गलत की होती है। तब टीएस कहता है कि सर आपने जो ड्राइंग सिखाया था ना वो गलत था, यही है सही ड्राइंग। ये कहकर वो किसी मैगजीन में उसी ड्राइंग को दिखाता है। अब टीचर उस पर चिल्लाता है कि ओह तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि अब मुझे गलत बता रहे हो। अब टीएस अपनी इमेजिनेशन में जाता है और चिल्ला जाता है कि ओ टकले, टीचर का काम है स्टूडेंट्स की गलतियों को सुधारना, ना कि खुद गलती करना, समझे? इस तरह वो असली में तो नहीं डांट पाता लेकिन इमेजिनेशन में डांट देता है, खूब चिल्लाता है। अब सारे बच्चे उसके सॉक्स को देखते हैं। उसने अलग अलग डिजाइन के सॉक्स पहने होते हैं। दरअसल जीनियस लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका दिमाग इससे भी इंपॉर्टेंट चीज में फिक्स रहता है ना दोस्तों? अगर आपकी भी यही राय है तो लाइक कर दीजिए। लेकिन टीएस बड़ा उदास है कि उस जैसे जीनियस को कोई समझ नहीं रहा। वो स्कूल बस से उतरता है तो उसके पापा उसे लेने आते हैं। रास्ते में पापा उससे कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन टीएस हमें बताता है कि ये जगह मेरे भाई लिटन की है। वो पापा का फेवरेट था। मैं भी पापा के साथ क्लोज होना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिटन नहीं हूँ ना, मुझे साइंस के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने एक बार बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर पापा को दिखाया भी, पर उन्होंने प्रोजेक्ट को देखा तक नहीं और मुंह मोड़कर टीवी देखने लग गए। अब बताओ 10 साल का लड़का और कर भी क्या सकता है? अब रास्ते में एक भेड़ फेंस में फंसा होता है। पापा कहते हैं कि जाओ उसे उसकी मदद करो, उसे बचाओ। टीएस उतरकर भेड़ को फेंस से छुड़ा रहा होता है कि पीछे से एक बड़ा सांप आ जाता है। लो मर गया जीनियस, ये सोचकर टीएस बहुत डरा हुआ होता है, पर एन वक्त पर उसके पापा सांप को शूट कर देते हैं। टीएस भले ही पापा का फेवरेट ना हो, लेकिन है तो उन्हीं का बेटा। घर पर शर्ली माँ से कहती है कि आज रात माँ मुझे मिस यूएसए के सिलेक्शन के लिए जाना है। माँ भी कहती थी कि बेटा उसके लिए गुड लुक्स काफी नहीं होते, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए। इस तरह मजाक उड़ाकर उसकी माँ मना कर देती है। उस रात डिनर करते वक्त कोई किसी से बात तक नहीं करता। वैसे भी जब से लिटन मरा है तब से ये फैमिली जैसे बिखर गई हो। लगता है किसी का किसी से कोई नाता ही नहीं। एक घर में रहते जरूर हैं, लेकिन अलग अलग दुनिया में जीते हैं। माँ अपनी रिसर्च के लिए हफ्ते के लिए शहर जा रही है। ठीक है कहकर पापा भी उठकर चले जाते हैं। शर्ली गुस्सा होकर चले जाती है क्योंकि माँ ने उसे मिस यूएसए में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब वो टीएस को अपने साथ आने को कहती है, पर वो कहता है कि मुझे भी एक प्रोजेक्ट करना है, मैं नहीं आ सकता। दरअसल टीएस इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि माँ चली जाएगी तो पापा और शर्ली उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो कैसे भी करके घर से निकलकर उस अवार्ड को लेने न्यूयॉर्क चला जाएगा। इसी प्लानिंग के साथ वो जिप्सन को कॉल करता है। बड़े आदमी की आवाज निकालने का उसने एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया था। वो कचड़े के डब्बे में फोन का रिसीवर डाल देता है और बाहर से बात करता है ताकि उसकी आवाज थोड़ा गहरी और मोटी लगे। देखिए मैडम, मैं आपके शेड्यूल के हिसाब से नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं कल ही निकल रहा हूँ, इसलिए आप मेरा अवार्ड फंक्शन पोस्टपोन कर दीजिए। हाँ, मैं वहाँ कर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक आप फंक्शन फिक्स कर लीजिए। ओके? वहाँ से ओके सर, ओके सर, इसी की आवाज आती है।
इतने में शर्ली आ जाती है। वो सोचती है ये कचरे के डब्बे से बात करके हाँ खेल रहा होगा शायद, ये सोचकर वो चली जाती है। अब टीएस यूएसए का मैप देखता है और पूरा प्लान तैयार करता है कि किस रूट से जाना है और रास्ते में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो अपने से बड़ा सूटकेस निकालकर उसमें अपनी चीजें पैक करने लगता है। भले ही वो साइंटिस्ट है लेकिन है तो बच्चा। रात को लिपट कर सोने के लिए वो अपना टेडी भी पैक कर लेता है। फिर वो लिटन के कमरे में जाकर अपने गुजरे हुए भाई को याद करके थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। फिर माँ के कमरे में जाकर वो अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखता है। डियर स्पॉट फैमिली, मैं एक जरूरी मिशन पर निकला हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। इस बारे में आपको पहले बताकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आपने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। आप लोग इस दुनिया की बेस्ट फैमिलीज में से एक हो। आपका प्यारा टीएस। बड़े आदमी की तरह ऐसा लेटर लिखकर टीएस अपनी माँ की डायरी भी उठाकर रख लेता है और उस बड़े और भारी सूटकेस को घसीट कर नीचे लाता है। वहाँ उसका डॉग टीवी देख रहा होता है जो खराब हो चुका है। टीएस बहुत ही इमोशनल होकर कहता है कि अलविदा मेरे दोस्त, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। डॉग भी ऐसे मुड़कर देखता है कि अबे अभी तक तो गया नहीं। इसी की कमी थी, अब कुत्ते भी मेरा इंसल्ट करने लग गए। ये सोचकर वो मुंह लटकाए हुए बाहर चला जाता है, लेकिन वो बहुत दूर तक सूटकेस को नहीं ले जा पाता। तब वो अपने पुराने पशुशाला में जाता है जहाँ लिटन की कई चीजें पड़ी होती है। वो लिटन की एक रेडी पर अपना सूटकेस रखकर खींच ले जाता है। रास्ते में उसके पापा की कार आ रही होती है। अब टीएस घबरा जाता है कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन गाड़ी रुकती भी नहीं और उसे क्रॉस करके तेजी से चली जाती है। ऐसा पापा आपने कहीं नहीं देखा होगा। अंधेरे में बेटा बड़ा सूटकेस लेकर कहीं जा रहा है, लेकिन इन्हें फिक्र ही नहीं है। अगर मेरी जगह लिटन होता ना तो शायद वो रुक जाते। मैं उनका फेवरेट नहीं हूँ ना, इसीलिए। इस तरह की सैड फीलिंग्स के साथ बेचारा आगे बढ़ता है और अपने छोटे छोटे कदमों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करता है कि पास के रेलवे स्टेशन में जाना है, वहाँ पर फिर वो करना है वगैरह वगैरह। वो जानता था कि यहाँ से एक गुड्स ट्रेन गुजरती है, उसी में चढ़कर अपना हीरो गाँव छोड़ने वाला है। लेकिन गुड्स ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं। उसे रोकने के लिए टीएस एक आइडिया सोचता है। वो अपना मार्कर निकालता है और सिग्नल को रेड कर देता है। फिर क्या था, गुड्स ट्रेन रुक जाती है और टीएस अपना भारी लगेज चढ़ा देता है उसमें। लेकिन तभी गार्ड्स उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। अपना हीरो एक क्रेन पर चढ़कर ठीक टाइम पर उस ट्रेन पर कूद पड़ता है। रास्ते में वो खूबसूरत नजारों को बहुत एंजॉय करता है। वो इमेजिन करता है कि उसका भाई लिटन भी उसके साथ है। अगले दिन कैस्पर नाम की एक जगह पर ट्रेन रुकती है। तो कुछ पुलिस गार्ड्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि घर से भागा हुआ एक छोटा लड़का इसी ट्रेन में है। टीएस उनसे छुप जाता है और वहाँ डिलीवरी के लिए रखे हुए उन कैरवन के अंदर छिप जाता है। लेकिन एक गार्ड कैरवन के अंदर भी चेक करने के लिए आ जाता है। दरवाजा अंदर से लॉक होता है तो वो विंडो से झांकता है। वहाँ रियल इंसानों जैसे कुछ पुतले होते हैं। उनके बीच टीएस भी एक पुतला बनकर बैठा होता है। गार्ड बहुत देर से पुतले को घूर रहा होता है। टीएस की नाक भी बहने लग जाती है, लेकिन जान भी जाए तो हिलना नहीं है यार। इस तरह वो खुद को हिम्मत देकर वहीं बैठा होता है। आखिर गार्ड्स हार मानकर उस ट्रेन को जाने देते हैं और स्टेशन को रिपोर्ट करते हैं कि वो लड़का ट्रेन में नहीं है। टीएस उस कैरवन के अंदर सेटल हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। टीएस को बहुत भूख लगती है, लेकिन कैरवन के अंदर सिर्फ प्लास्टिक का खाना रखा होता है। कुछ देर बाहर का नजारा देखकर अपनी भूख बुझा देता है। फिर ट्रेन नेब्रास्का नाम की एक जगह पर रुकती है और टीएस को कहीं से हॉट डॉग्स की खुशबू आती है। वो ट्रेन से उतर कर जाता है। तभी एक आदमी उसे मदद के लिए बुलाता है। दरअसल वो ट्रेन से ग्रीस चुरा रहा था। वो टीएस को अपने साथ लेके जाता है और एक पुराने ट्रेन कंपार्टमेंट में बिठा देता है, जिसे उस आदमी ने अपना घर बना लिया है। वो आदमी टीएस को अपनी नानी की कहानियां सुनाने लगता है तो टीएस कहता है कि साइंटिफिकली ये कहानियां कभी प्रूफ नहीं हुई है। अब वो आदमी चौंक जाता है कि बेटा तू कौन है जो इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है। खैर थोड़ी देर में ट्रेन निकल जाएगी, तू जाकर कुछ खा ले और अपनी ट्रेन पकड़ ले। टीएस एक मोबाइल हॉट डॉग्स की दुकान पर चला जाता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टीएस जब भी हॉट डॉग्स मांगता था तो उसकी माँ उसको सब्जियां दे देती थी। हाँ, पर आज मुझे हॉट डॉग्स खाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर ना माँ है ना पापा। तभी वहाँ पर पुलिस आकर टीएस की फोटो दिखाती है और पूछताछ करने लग जाती है। टीएस मुड़कर अपना चेहरा छुपा लेता है। वो औरत कहती है कि इसे तो मैंने अभी अभी कहीं देखा है। उनके जाने के बाद वो टीएस से कहती है कि बच्चू तू उस फोटो की तरह लग रहा है, लेकिन उससे जरा स्मार्ट दिखता है। अब चुपचाप हॉट डॉग्स ले और यहाँ से निकल ले। उसे थैंक यू कहकर टीएस वहाँ से जाता है तो एक फोन बूथ को देखता है। अगले सेकंड उसके घर का फोन बजता है। शर्ली उठाकर पूछती है कि भाई तू कहाँ है, ठीक से तो है ना। फिर माँ कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, कहाँ चले गए हो तुम। फिर पापा भी बहुत इमोशनल होकर बातें करते हैं कि तुम्हारे बिना बेटा घर सूना हो गया है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ टीएस की इमेजिनेशन है। वो बताता है कि मेरी फैमिली ने तो नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैं घर पर हूँ ही नहीं। दरअसल ये बच्चा अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं देती। क्या करे। खाना खाकर वो वापस ट्रेन के उस कैरवन में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिर वो अपनी माँ की डायरी खोलता है। तब वो रियलाइज करता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। उसने सिर्फ लिटन के बारे में ही नहीं, बल्कि टीएस के बारे में, उसकी साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में और लिटन के मरने के बाद फैमिली पर टीएस पर क्या गुजरी, इन सब के बारे में लिखा होता है।
ये सब देखते देखते टीएस सो जाता है। अगले दिन वो शिकागो पहुंच चुका है। यहीं पर वो साइंस इंस्टीट्यूशन है जहां पर उसे अवार्ड मिलेगा। वो उतरकर बहुत जरूरी चीजें एक छोटे बैग में लेकर उस बड़े सूटकेस को एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में छुपा देता है। फिर वो पैदल चलने लगता है। तभी वहाँ एक और पुलिस उसका पीछा करने लगता है। टीएस तेज दौड़ता है और एक ब्रिज पर पहुंचता है, लेकिन जैसे वो ब्रिज पर पहुंचता है तो ब्रिज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इतनी दूर आने के बाद मैं इस मोटे पुलिस अंकल के हाथ नहीं लगूंगा, ये सोचकर वो उस तरफ कूद पड़ता है। खुशकिस्मती से वो नीचे नहीं गिरता पर उसे चोट आ गई होती है। पुलिस वाला चिल्लाता है पर टीएस उसे इग्नोर करके अपने रास्ते चल पड़ता है। फिर हाईवे पर वो लिफ्ट मांगने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर जो भला आदमी होता है वो पूछता है कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। टीएस कहता है कि मुझे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट जाना है। अच्छा ठीक है, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, आजा मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर वो टीएस को अपने ट्रक में लिफ्ट देता है। वो टीएस के साथ एक फोटो खिंचाना चाहता है तो टीएस पूछता है कि आप मेरी फोटो का क्या करेंगे। तब वो देखता है कि इस ट्रक में वो जिसे भी लिफ्ट देता है उन सब की फोटो उसने चिपका के रखी होती है। टीएस भी खुशी से उसे फोटो लेने की परमिशन दे देता है। थकान के मारे टीएस फिर सो जाता है। बहुत देर बाद ट्रक एक जगह रुकती है और ड्राइवर टीएस को जगाता है कि बेटा तुम्हारी जगह आ गई है। टीएस उस बड़े इंस्टीट्यूशन को देखकर एकदम दंग रह जाता है। फिर ड्राइवर को थैंक कर वो अंदर जाता है। एक साइंटिस्ट होने के नाते इस जगह को देखकर वो तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि हर तरफ तरह तरह के इन्वेंशंस होते हैं। वो सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है कि सुनो दीदी, मेरा नाम टीएस पॉइंट है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे यहाँ की बड़ी दीदी मतलब जिप्सन दीदी ने कॉल करके बुलाया था। मैं मोन्टाना से लंबा सफर तय कर आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तो क्या तुम ही उस लाजवाब मशीन के इन्वेंटर हो? मुझे विश्वास नहीं होता। टीएस भी कह देता है कि आपको मैंने आंटी के बजाय दीदी कहा तो आपने मेरी बात मान ली, तो ये क्यों नहीं मान सकती कि मैं साइंटिस्ट हूँ? वो डगमगा जाती है कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर वो टीएस को वेट करने को कहती है और जिप्सन को कॉल करती है। वहाँ भी टीएस को अपना भाई दिखता है जो कहता है कि वाह टीएस, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी मुश्किलें पार करके आखिर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, वेरी गुड भाई। इतने में जिप्सन आ जाती है। ओह नो, इन्हें ना दीदी कह सकता हूँ ना आंटी। जिप्सन पूछती है क्या तुम ही वो टीएस पॉइंट हो जिसने मैग्नेटिक व्हील का इन्वेंट किया? जी हाँ दीदी। हाँ सॉरी आंटी। नहीं नहीं नानी, बेटा उस दिन तो तुमने कहा था कि वो तुम्हारे पापा हैं। टीएस कहता है कि मेरे पापा गुजर चुके हैं, असल में वो व्हील मैंने ही बनाया था। पर जिप्सन का शक कम नहीं होता और वो रिसेप्शनिस्ट को डांटती है कि तुमने इस बच्चे को साइंटिस्ट कैसे मान लिया, इसे बाहर भेजो, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। तब टीएस उस मशीन को बनाने का साइंटिफिक प्रोसीजर बताता है। जिप्सन तो दंग रह जाती है और तब जाकर उसे विश्वास होता है। फिर वो टीएस को गले लगा लेती है, लेकिन टीएस मम्मी करके चिल्लाता है क्योंकि उसने टीएस की चोट पे दबा दिया था। फिर वो टीएस को डॉक्टर के पास लेके जाती है जो दवा लगाता है और बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में घाव भर जाएंगे। अब जिप्सन टीएस को लेकर कोई दूसरा ही प्लान बनाती है। वो कई लोगों को कॉल करके कहती है कि अब हम फेमस होने जा रहे हैं। फिर टीएस के ब्रेन को चेक करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उसके ब्रेन में ऐसा क्या है जो वो इतनी गहराई से हर चीज को समझ पाता है। तब लिटन के ख्याल बीच में आते हैं। वो कहता है कि छोटू, तू तो लैब के चूहे की तरह बैठा हुआ है, ये लोग तेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। अगले सीन में अवार्ड फंक्शन दिखाते हैं। टीएस एक जगह बैठा होता है, लेकिन यहाँ आए हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडीज वगैरह अलग अलग ग्रुप में टीएस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर टीएस की स्पीच देने का टाइम आता है और उसे एक स्टूल पर खड़ा करते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच टीएस जरा नर्वस होता है, हर कोई होता है, लेकिन शांत होकर वो हर एक को ऑब्जर्व करता है और फिर बोलना शुरू करता है। आप लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट, पीएचडीज होंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ साइंस के लिए जी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं एक बहुत छोटा और नया साइंटिस्ट हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि उस मशीन को बनाने का तरीका या उसकी तकनीक आपके साथ शेयर करके नाम कमाऊं। आपके सामने बोलने का जो मौका मिला है उसे मैं भरपूर यूज करना चाहता हूँ। आज मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, मैं एक छोटा लड़का हूँ, इसके बावजूद आप लोगों ने मेरे आविष्कार को रिस्पेक्ट किया, मुझे इज्जत दी, उसके लिए शुक्रिया। दूसरा पॉइंट है ये मैग्नेटिक व्हील। ये कहकर टीएस उस मशीन के बारे में थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स बताता है। फिर वो जरा परेशान होकर खड़ा रहता है। एक बुजुर्ग साइंटिस्ट पूछता है कि तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तीसरा पॉइंट दरअसल वही बताने में मैं इतनी दूर आया हूँ। 1 साल पहले मेरा भाई लिटन और मैं कहीं खेल रहे थे। मैं गन से निकलते हुए बुलेट का वेवलेंथ मेजर करना चाहता था, इसलिए मैंने पापा का असली गन लिटन को पकड़ा दिया। मैं बुलेट का वेवलेंथ मेजर करने में सफल भी हो गया, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को इस एक्सपेरिमेंट की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे भाई ने उस टॉय गन को समझकर मजाक में खुद को शूट कर दिया और वो बेचारा मर गया, लेकिन मुझे उस समय बहुत डर लगा और मैं बाथरूम में छिप गया। फिर एम्बुलेंस में उसको लेके गए और मैं अपनी दीदी से लिपट कर रोने लगा। एक तरह से उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं अपनी गिल्ट फीलिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे परिवार ने उस घटना के बाद से मुझे ही नहीं, एक दूसरे से भी ठीक से बात करना बंद कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी फिक्र नहीं, लेकिन उन्होंने लिटन का नाम भी लेना बंद कर दिया था। उनका बर्ताव देखकर मुझे लगा जैसे मेरा कोई भाई था ही नहीं। कोई मर जाता है तो क्या हम उसकी अच्छी यादों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? पर मेरे घर में उसकी हर चीज को घर से बाहर पशु
प्रयोगशाला में रखवा दिया गया ताकि कभी किसी को उसकी याद ना आए। हम दोनों घंटों खेलते थे, लेकिन मेरे परिवार में किसी ने भी मुझसे उसके बारे में बात तक नहीं की। मेरे अंदर सब कुछ दबा पड़ा था। मैं दिल खोलकर ये सारी बातें किसी को बताना चाहता था और इसीलिए यहाँ स्टेज पर आने का फैसला किया मैंने, जहाँ मैं अपना दर्द दिल से बाहर निकाल कर रख सकूं। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि सभी इमोशनल होकर उठ जाते हैं और क्लैप करने लगते हैं। मौका पाकर जिप्सन स्टेज पर आकर उसे गले लगा लेती है। वो इसकी सेंटिमेंटल स्पीच का फायदा उठाना चाहती है, पर टीएस की माँ भी वहाँ पर आई होती है और वो बहुत दुखी होती है कि मैंने अपने बच्चे को समझने की कोशिश नहीं की। बेचारा 1 साल कितना तड़पा होगा। अब जिप्सन टीएस को टीवी इंटरव्यूज के लिए लेके जाती है। उसके जरिए वो खुद फेमस होने लगती है। एक बड़े टीवी शो में होस्ट टीएस से पूछता है कि आपके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका भाई मर गया था, राइट? उस वक्त क्या हुआ था? दरअसल टीआरपी के लिए वो टीएस को उकसा रहा था। टीएस अब बहुत नर्वस हो जाता है और वो यहाँ से भागना चाहता है। टीवी होस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे शो में एक और गेस्ट आई है। ये कहकर वो गेस्ट का नाम बताता है तो टीएस और ज्यादा नर्वस हो जाता है। दरअसल उसने टीएस की माँ को शो में बुलाया था। टीएस बहुत गिल्टी फील करता है क्योंकि वो घर से भागकर आ गया था और उसके बाद उसने अपनी फैमिली से बात तक नहीं की। अब होस्ट उससे भी सवाल करता है तो वो उससे मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इसमें टीएस की कोई गलती नहीं थी। गलती तो हम बड़ों की थी जो हमने गन जैसे खतरनाक वेपन को बच्चों के हाथ में जाने दिया। फिर वो टीएस की तरफ मुड़कर कहती कि बेटा, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक एक्सीडेंट था और गलती तुम्हारी नहीं थी, हमारी थी। उसके बाद हम बहुत दुखी थे और तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाए। ये भी हमारी गलती थी, लेकिन इसके लिए तुम घर छोड़कर क्यों चले गए? हम सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं। ये सुनकर टीएस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से लिपट पड़ता है। फिर दोनों स्टेज से चले जाते हैं, लेकिन जिप्सन उसे रोकती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती। अब मैं इसकी गार्डियन हूँ, इसे मैं कई इंटरव्यूज में लेके जाने वाली हूँ। पर टीएस की माँ उसको पंच करके गिरा देती है। फिर उस शो का होस्ट उन्हें रोकता है तो टीएस के पापा आ जाते हैं और वो अपने हिस्से का उसके मुंह पे पंच मारते हैं। पापा टीएस को उठा लेते हैं और कहते हैं सॉरी बेटा। वो पूछते हैं कि चुटकू, तूने मुझको क्यों नहीं डांटा कि पापा तुम गलती कर रहे हो? घर से भागने का क्या मतलब था बेटा? टीएस कहता है कि पापा, उस रात मैं सूटकेस के साथ रोड पर खड़ा था, पर आप अपनी गाड़ी में मुझे क्रॉस करके चले गए। आपने रुककर पूछा भी नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। अरे नालायक चुटकू साइंटिस्ट, अगर मैं तुझे देख लेता तो तुझे जाने क्यों देता? गाड़ी में कुछ गिर गया था तो मैं झुककर उसको ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था, इसलिए शायद मैंने तुझे नहीं देखा। अब माफ भी कर दे। ओके पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने आपको गलत समझा। इस तरह ये फैमिली फिर से एक हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। टीएस की माँ फिर प्रेग्नेंट हुई है और टीएस बताता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन माँ टोस्टर जलाना बंद नहीं करना। फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है और दिखाते हैं कि टीएस का आविष्कार किया हुआ मैग्नेटिक व्हील उस छोटे भाई के पालने को हिला रहा